ईयर 2017 में जो यूएसए के प्रेसिडेंट बनते हैं वो बनते हैं डोनाल्ड ट्रंप। एंड जो डोनाल्ड ट्रंप थे इनका जो पूरा फोकस था वो था ट्रेड डेफिसिट पर। इसका मतलब ये होता है कि अगर अमेरिका जो है किसी कंट्री से ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट करता है, ज़्यादा चीज़ें खरीदता है, लेकिन उसी कंट्री में जो अमेरिकन चीज़ें हैं उसका उतना ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं होता, तो यहाँ पे जो सिचुएशन अराइज होती है वो होती है ट्रेड डेफिसिट की। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना था कि ये जो कंडीशन है ट्रेड डेफिसिट की, ये यूएसए के लिए एक काफी बड़ा नुकसान है। एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, अगर कोई कंट्री यूएसए में अपना सामान बेच रही है 100 रुपए में और यूएसए जो है उसी कंट्री को अपना सामान बेच रहा है 50 रुपए में, तो यहाँ पे जो 50 रुपए का डेफिसिट आया इसको ट्रंप ने माना कि ये ट्रेड डेफिसिट है और ये एक बहुत बड़ा लॉस है यूएसए के लिए। लेकिन ये जो 50 रुपए का ट्रेड डेफिसिट आया ये एक तरीके से नॉर्मल इंपोर्ट एक्सपोर्ट गैप है। तो जब ट्रंप पावर में आते हैं 2017 में, तो यूएसए का जो ट्रेड डेफिसिट था वो 800 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का था और अकेले चाइना के साथ जो यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट था वो 375 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का था। तो ये सारी चीजें देखकर ट्रंप का जो सबसे पहला अटेंशन जाता है वो जाता है चाइना पर। यहाँ पे ट्रंप का फिलहाल ये मकसद था कि अगर चाइना भी अमेरिका से ज्यादा गुड्स को इंपोर्ट करने लगे तो ये जो ट्रेड डेफिसिट यूएसए फेस कर रहा है ये कम हो जाएगा। लेकिन चाइना भी एक काफी ज्यादा स्मार्ट प्लेयर है इन सब के मामले में, एंड यहाँ पे चाइना जो है वो समझ जाता है कि यूएसए क्या गेम खेलना चाह रहा है, तो इन सारी चीजों को निग्लेक्ट कर देता है, इतना सीरियस नहीं लेता। यहाँ पे जो ट्रंप है वो चाइना के सामान पे टैरिफ लगा देते हैं। इसका मतलब अब कोई भी सामान अगर चाइना से अमेरिकन मार्केट में एंटर करेगा तो उसका जो प्राइस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा टैरिफ लगने की वजह से। चाइना का जो प्रोडक्ट है वो यूएसए के मार्केट में काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो लोग खरीदेंगे ही नहीं। यहाँ पे यूएसए को लगता है कि ये सारी चीजें करके जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ वो कम हो जाएगा और जो चाइनीज कंपनी अमेरिका में अपना माल बेचती है उनको लॉस होगा, तो वो जो है वो चाइनीज गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाएंगे और इस वजह से चाइना की जो गवर्नमेंट है उस पर एक तरीके से प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और वो यूएसए से आगे नेगोशिएट करेंगे और इस तरीके से चाइना पे एक तरीके से प्रेशर क्रिएट होगा और वो आकर नेगोशिएट करने के लिए रेडी हो जाएंगे यूएसए के साथ। तो ये सारी चीजें सोचकर ट्रंप ने 22 मार्च 2018 को ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 के अंडर उसको यूज करते हुए अनफेयर ट्रेड बोलकर चाइना के 50 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट पे टैरिफ लगा दिया। चाइना यहाँ पे काफी कुछ करने की कोशिश करता है, डब्ल्यूटीओ के पास भी जाता है, लेकिन वहां पे भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। तो चाइना को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि ट्रंप जब इलेक्शन जीत कर आए थे तो यहाँ पे रूरल कम्युनिटी जो थी अमेरिका की, उन्होंने ट्रंप को सबसे ज्यादा सपोर्ट किया था। 35% से ज्यादा वोटर्स जो थे जिन्होंने ट्रंप के फेवर में वोट किया था वो रूरल कम्युनिटी से थे अमेरिका के। तो चाइना को बहुत अच्छे से पता होता है कि ट्रंप की डिपेंडेंसी वहां के फार्मर्स के ऊपर काफी ज्यादा है वोट की वजह से, वोट के लिए। तो ट्रंप के टैरिफ का जवाब देने के लिए चाइना ने 128 अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाया एंड इसमें से 128 प्रोडक्ट में से 94 प्रोडक्ट्स ऐसे थे जो कि एग्रीकल्चर कैटेगरी से रिलेटेड थे। और इसी के थोड़े दिन बाद चाइना ने अमेरिका के 659 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे भी टैरिफ लगाया। तो ये सब करके यूएसए और चाइना के बीच में काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेड वॉर जो है वो शुरू हो जाती है और इस पूरे ट्रेड वॉर में यूएसए ने 360 बिलियन डॉलर्स के चाइनीज प्रोडक्ट पे टैरिफ लगाया एंड बदले में चाइना ने 110 बिलियन डॉलर्स के अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगाया। यूएसए के फार्मर्स के लिए चाइना एक बहुत ही ज्यादा बड़ा मार्केट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्केट था। ये टैरिफ्स लग जाने के बाद यूएसए के फार्मर्स को काफी ज्यादा लॉस होता है। अब अमेरिका के हाथ से चाइना जैसा बड़ा मार्केट जो था वो जा चुका था और इस वजह से अमेरिका जो है वो फोर्सफुली मजबूर होकर 28 बिलियन डॉलर्स का कॉम्पनसेशन देता है अपने फार्मर्स को। तो अब यहाँ पे ट्रंप को एक नीड पड़ी एक ऑल्टरनेटिव मार्केट की, जो चाइना के यहाँ से जो लॉस हुआ उनको उस चीज को रिकवर कर पाए। और यूएसए के लिए ये जो ऑल्टरनेटिव मार्केट था वो एक ही था और वो था इंडिया। अब यहाँ पे ट्रंप को ये लगता है कि अगर इंडिया अपना एग्रीकल्चर मार्केट यूएसए के अमेरिकन प्रोडक्ट्स के लिए ओपन कर दे तो ये यहाँ पे जो यूएसए के जो फार्मर्स हैं वो खुश हो जाएंगे और चाइना पर जो डिपेंडेंसी है वो भी यूएसए की काफी ज्यादा कम हो जाएगी।
अब ट्रम्प पे मजबूरी बन जाती है कि कैसे भी करके इंडिया जो है वो अपना एग्रीकल्चर मार्केट अमेरिकन गुड्स के लिए खोल दे। इसी चीज को लेकर यूएसए के जो ऑफिशियल्स होते हैं वो इंडियन ऑफिशियल्स के साथ काफी ज्यादा नेगोशिएट करते हैं, और यहाँ पे इंडिया जो है वो मार्केट खोलना तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पे डिजिटल सर्विस टैक्स और लगा देता है अमेरिकन कंपनीज जैसे अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, एप्पल वगैरह पे। डीएसटी डिजिटल सर्विस टैक्स का ये मतलब था कि जितनी भी अमेरिकन कंपनीज इंडिया में वर्क कर रही हैं उनको 2% एज अ डीएसटी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा एज अ टैक्स। अब इस बात पे ट्रम्प को काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि एक तो अपनी मार्केट ओपन नहीं करी, ऊपर से डीएसटी जैसा टैक्स और लगा दिया हमारी कंपनीज पे। लेकिन ट्रम्प जब तक कुछ कर पाते, इलेक्शंस का टाइम आता है एंड इलेक्शंस जो है नेक्स्ट जो यूएसए के इलेक्शंस होते हैं उसमें ट्रम्प जो है वो हार जाते हैं, और नेक्स्ट जो प्रेसिडेंट बनते हैं यूएसए के वो बनते हैं बाइडन। बाइडन के आने के बाद यूएसए और चाइना के रिलेशनशिप थोड़े से इंप्रूव हुए मल्टीपल टॉक्स के बाद, और यहाँ पे बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर चाइना जो है वो वापस से अमेरिकन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को खरीदना शुरू करता है। लेकिन ये जो पीसफुल रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है बाइडन के टाइम पे चाइना और अमेरिका के बीच में, ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही था। 2025 में वापस से इलेक्शंस होते हैं यूएसए में, एंड इस बार जब जीतते हैं तो वापस से डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो जीत जाते हैं और पावर में आते हैं। ट्रम्प जो है वो फार्मर्स के सपोर्ट की वजह से फिर से जीतते हैं, एंड यहाँ पे जब ट्रम्प पावर में आते हैं तो इस टाइम पे जो ट्रेड डेफिसिट था अमेरिका का वो और भी ज्यादा बढ़ गया था, और चाइना के साथ ही जो ट्रेड डेफिसिट था ये काफी ज्यादा था पहले बार की तरह ही। तो वापस से डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो वापस से चाइना के गुड्स पे टैरिफ लगाते हैं, एंड बदले में चाइना जो है वो अमेरिकन गुड्स पे टैरिफ लगाता है। इस बार ट्रेड वॉर फिर से शुरू हो गई और ट्रम्प जो है वो फिर से फंस गए, और अब अमेरिका जो है वो वापस से इंडिया के पास आता है कि आप प्लीज अपनी एग्रीकल्चर मार्केट को खोलो, और लेकिन इंडिया यहाँ पे फिर से मना कर देता है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में ऐसी क्या बात है कि इंडिया जो है वो अपना एग्रीकल्चर सेक्टर ओपन ही नहीं करता। तो देखो, इंडिया चाह के भी अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को ओपन नहीं कर सकता। इसके पीछे एक नहीं बहुत सारे रीजंस हैं। तो सबसे पहले एक मेन रीजन समझते हैं। 1974 में यूएसए की कंपनी थी जिसका नाम था मॉन्सेंटो। ये मॉन्सेंटो कंपनी जो थी ये एक तरीके का हर्बिसाइड केमिकल बनाती थी। हर्बिसाइड केमिकल ऐसा केमिकल था जो अगर आप क्रॉप्स उगाते हो तो साथ में जो अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं, जिनको जंगली प्लांट्स कहते हैं, जंगली जो पौधे होते हैं वो उग जाते हैं प्लांट्स के साथ, तो उसको मारने का काम करती थी, वीड्स को मारने का काम करती थी। इस हर्बिसाइड केमिकल के यूज से दिक्कत ये होती थी कि ये जो है ये वीड्स को तो खत्म करता था, लेकिन साथ ही जो मेन क्रॉप होती थी उस पे भी असर डालता था, उसकी प्रोडक्टिविटी को भी कम कर देता था। तो इस मॉन्सेंटो कंपनी ने जेनेटिकली मॉडिफाई करना शुरू किया सीड्स को। इसका मतलब ये है कि जीन्स से मैनिपुलेट करके थोड़े से चेंजेस लाए सीड्स में और जेनेटिकली मॉडिफाई किया सीड्स को। इसको बोलते हैं जीएम सीड्स। इसका मोटिव ये था कि अगर आप जीएम सीड्स को यूज करके क्रॉप्स को ग्रो करते हो तो जो हर्बिसाइड आप यूज भी करोगे वीड्स को मारने के लिए, उसका जो असर है वो क्रॉप्स पे बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा और प्रोडक्टिविटी जो है वो और ज्यादा एनहांस होगी। तो धीरे धीरे यूएसए के जो फार्मर्स थे उनकी जो डिपेंडेंसी थी वो इस जीएम सीड्स पे बढ़ गई, लेकिन यहाँ पे फार्मर्स के लिए एक तरीके से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो था वो भी बढ़ गया। रीजन ये था कि ये जो जीएम क्रॉप्स उग रही थी जीएम सीड्स को यूज करके, ये जो है ये हर्बिसाइड केमिकल के टुवर्ड्स रेजिस्टेंट डेवलप कर रही थी। मतलब इनके ऊपर हर्बिसाइड जो केमिकल डल रहा था वीड्स को मारने के लिए वो काम नहीं कर रहा था और वीड्स जो है वो उगी जा रही थी। तो हर सीजन में पिछले साल के सीजन से कंपेयर करें तो ज्यादा केमिकल का यूज हो रहा था, लेकिन फिर भी जीएम सीड्स की जो डिमांड थी वो अमेरिकन मार्केट में बढ़ी एंड इसकी वजह से जो नॉर्मल सीड्स थी वो एकदम मार्केट से गायब ही हो गई। इसी टाइम में इंडिया में क्या हो रहा था कि यहाँ पे कॉटन जो है, कॉटन जो फार्मर्स उगा रहे थे उसको एक कीड़ा, बॉल वर्म नाम का कीड़ा जो है वो काफी ज्यादा डैमेज कर रहा था कॉटन को, और कॉटन का प्रोडक्शन जो था वो इंडिया में डिक्लाइन हो रहा था बॉल वर्म की वजह से। तो यहाँ पे इस मैटर से रिलेटेड इंडियन ऑफिशियल्स जो है वो मॉन्सेंटो के साथ बात करते हैं एंड इंडियन कंपनी और मॉन्सेंटो कंपनी कॉटन को जेनेटिकली मॉडिफाई करके बीटी कॉटन बनाती है। ये जो बीटी कॉटन बनता है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड वर्जन होता है नॉर्मल कॉटन का, और बीटी कॉटन डेवलप होने की वजह से इंडिया में जो कॉटन प्रोडक्शन होता है वो ट्रिपल टाइम्स बढ़ जाता है।
सबसे मेन प्रॉब्लम जो अराइज हुआ वो ये हुआ कि जो स्मॉल फार्मर्स थे, जो जीएम सीड्स को यूज नहीं कर रहे थे और नॉर्मल सीड्स पे डिपेंडेंट थे, वो कॉम्पीट ही नहीं कर पा रहे थे कुछ फार्मर्स से इंडिया में। दूसरी दिक्कत ये थी कि बीटी कॉटन को प्रोडक्शन जो था वो काफी ज्यादा बढ़ गया था और यहाँ से जो प्रॉफिट हो रहा था वो काफी ज्यादा हो रहा था, लेकिन प्रॉफिट का जो मेन और मेजर हिस्सा जो थी वो मॉन्सेंटो कंपनी जो है वो रख ले रही थी रॉयल्टी के नाम पे। बाद में कोर्ट में केस चलता है और जो कोर्ट है वो ऑर्डर करती है मॉन्सेंटो को 70% तक अपनी जो रॉयल्टी है उसको कट करने का। मॉन्सेंटो इस बात से काफी नाराज होती है और इंडिया छोड़कर चली जाती है। और भी काफी सारी दिक्कत होती है इस सीड्स को, जीएम सीड्स को यूज करने की वजह से इंडिया में। क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से जो क्रॉप्स इंडिया में नॉर्मल सीड से उग रहे थे उनमें भी जीएम क्रॉप्स का डीएनए जो था वो मिल रहा था। बहुत सारी कंट्रीज जैसे कि यूरोपियन यूनियन है, रशिया है, सर्बिया है और भी बहुत सारी कंट्रीज में ये जो जीएम क्रॉप्स है ये बैन है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। मतलब कि ह्यूमन जो है वहां पे जो रह रहे हैं लोग, वो इन सारे जीएम क्रॉप्स को खा नहीं सकते हैं। तो एक ये सबसे बड़ी दिक्कत अराइज होती है कि अगर इंडिया जो है वो ज्यादा से ज्यादा जीएम क्रॉप्स को ग्रो करेगा अपने मार्केट में, तो यहाँ पे इंडिया को एक्सपोर्ट करने में काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इंडिया का जो डेयरी मार्केट है उसमें करोड़ों लोग इंडिया के इन्वॉल्व हैं। इंडिया में जो एवरेज कॉस्ट है मिल्क की वो है ₹50 पर लीटर्स। और वही इस चीज को अगर अमेरिका से कंपेयर किया जाए तो अमेरिका जो है वो अपने फार्मर्स को काफी ज्यादा सब्सिडीज प्रोवाइड करवाता है। तो अमेरिकन मिल्क जो है वो कंपैरेटिवली सस्ता है इंडियन मिल्क के हिसाब से। तो अगर इंडिया जो है वो यूएसए को एंट्री दे अपने डेयरी मार्केट में और यहाँ पे यूएसए के लिए टैरिफ को कम भी कर दे, तो यहाँ पे सिचुएशन समझो देखो क्या होगी। यूएसए का जो मिल्क है वो इंडिया की मार्केट में 30 से 35 रुपए लीटर जो है वो बिकेगा और वहीं पे इंडिया का जो अपना मिल्क होगा वो 50 रुपए लीटर बिकेगा। तो ऑब्वियसली जो इंडियन फैमिलीज होंगी वो हमेशा अमेरिकन मिल्क को चूज करेंगी क्योंकि वो कंपैरेटिवली सस्ता होगा। तो इस वजह से जो डेयरी फार्मर्स हैं वो कॉम्पीट ही नहीं कर पाएंगे अमेरिकन कंपनी के साथ। इन सब के अलावा अमेरिका में जो काउस होती हैं वो अच्छा मिल्क प्रोड्यूस करे, उसकी वजह से उनको काफी सारी नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स खिलाई जाती हैं और ये सब इंडिया में अलाउड ही नहीं है। इंडिया में रिलीजियस सेंटीमेंट्स जो हैं लोगों की वो हर्ट होंगी। तो जो ट्रम्प है जो इंडिया के पीछे पड़े हुए हैं अपनी एग्रीकल्चर मार्केट को ओपन करने के लिए, अगर इंडिया जो है वो मार्केट खोल भी देता है तो यहाँ पे जो इलेक्शंस हैं उस पर पूरा पूरा असर आएगा। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडिया जो है अपना मार्केट, एग्रीकल्चर मार्केट मेनली यूएसए के लिए नहीं खोल सकता। ट्रम्प ने इंडिया पे 50% का टैरिफ लगाया हुआ है जिसकी वजह से इंडिया को काफी ज्यादा लॉस भी होगा। इस वजह से इंडिया जो है छोटी छोटी कंट्रीज के साथ एफटीए दैट इज फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट को साइन कर रहा है ताकि जितना भी लॉस होगा इंडिया पे 50% टैरिफ इंपोज होने की वजह से वो रिकवर हो पाए। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।